जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इग्नू MPSC 001 का जो एग्ज़ाम है वो 15 जून को होने वाला है। एग्ज़ाम की तैयारी करने का ये बहुत ही सही वक्त है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मैं आपके लिए फॉरेन पॉलिसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 1 है। उसके बाद पार्ट 2 में हम और भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टॉपिक ऑफ MPSC 001। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, इनमें से एक या दो क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आने का 90% चांस ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ PMO। ओके, द रोल ऑफ PMO इन इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इन क्वेश्चन 2 यू हैव टू एक्सप्लेन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। चाइना के प्रति इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। एक्सप्लेन NAM एंड इट्स रेलेवेंस। NAM यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसका क्या रेलेवेंस है ये भी जानेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द PMO इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। PMO एंड PMO, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। In question 5, you have to explain the determinants of India's foreign policy. Like you have to write what are the different determinants of India's foreign policy. In question number 6, you have to explain how the interdependence approach to study India's foreign policy differs from the realist approach. यहाँ पे आपको approaches के बारे में बताना है। In question 7, you have to briefly describe the domestic determinants of India's foreign policy. So students, determinants का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। Critically examine the role of media in shaping India's foreign policy. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने के लिए, बनाने के लिए रोल का मीडिया का क्या रोल होता है, इसके अंदर आपको ये बताना है। Now students, in this lecture we are going to discuss about some important topics related to the India's foreign policy. यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद वीडियो के पार्ट 2 में आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके अंदर अब ये मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जब भी आप पेपर में आंसर लिखेंगे तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो विद इंटेंस इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सोशियो पॉलिटिकल लेवल एक्टर्स, अल्टीमेटली द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज़ मेड। जब भी सरकार में, सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही साथ और भी जो सोशियो पॉलिटिकल लेवल पे जो लोग हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सारे लोग जब एक साथ मिल के इनका जब इंटेंस इंटरेक्शन होता है तब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनती है। ओके, एंड द आउटकम ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसे आप फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें दिया गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। As you all know, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई, क्या उन्होंने काम किया, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। Indians secured their control over nation's foreign policy only after the independence from the British colonial rule in 1947. हमें 1947 में ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली, तब जाके हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बना पाई। अब जो इंडिया उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा न्यूली इंडिपेंडेंट देश था, उसको एकदम से वर्ल्ड में नहीं जाना था, ठीक है,
लेकिन उस टाइम पे वर्ल्ड में चल रही थी कोल्ड वॉर। जब हम आज़ाद हुए तो कोल्ड वॉर चल रही थी दो सुपर पावर्स के बीच में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, जिसे आज आप रशिया के नाम से जानते हैं। वो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसमें कुछ और कंट्रीज़ भी थीं। साथ ही साथ यूएसए, जो कि आपका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों सुपर पावर्स थी। इनके बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का मतलब होता है कि जब आप सीधे किसी कंट्री पे अटैक नहीं करते हो, लेकिन आप क्या करते हो कि अपनी पावर बढ़ाते हो, जैसे कि बड़े बड़े वेपन्स खरीदते हो ताकि आप उनको डरा सको। तो ये एक तरह का शीत युद्ध कहलाता है। सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू वॉज इन डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या होता है? दुविधा में फंसे हुए थे उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस चीज़ की दुविधा थी उन्हें? इस चीज़ की दुविधा थी कि जो इंडिया है अभी उसने नया नया आज़ादी उसको मिली है। अब अगर वो किसी सुपर पावर के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, किसी के साथ भी अगर वो जुड़ जाता है तो कहीं वो अपनी आज़ादी को खो ना दे। Though Western educated, he was personally attracted to the Marxist thought, but any alignment with the one or the other bloc would have meant loss of newly won independence. जो नई नई आज़ादी मिली है उसका लॉस ना हो जाए। Thus he opted to keep India away from both the power blocks. तो उन्होंने क्या किया कि वो इंडिया को दूर रखना चाहते थे दोनों महाशक्तियों से, ना तो यूएस से ना ही यूएसएसआर से, किसी के साथ भी वो नहीं जुड़ना चाहते थे। ओके, सो दिस केम टू बी नोन एज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और इसे ही नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी कहा जाता है। ही लेड आउट सर्टेन पॉलिसी गोल्स। यहाँ पे उनके कुछ पॉलिसी गोल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न भी करने हैं। जैसे कि एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, जो भी आपका उपनिवेशवाद है उसको ख़त्म किया जाए, रेसिज्म को ख़त्म किया जाए। रेसिज्म यानी कि जो काले गोरे का भेदभाव होता है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम पावर ब्लॉक्स एंड क्लोज टाइज विद चाइना एंड एशियन नेबर्स। पावर ब्लॉक से इंडिपेंडेंस चाहते थे वो, यानी कि यूएस और यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस चाहते थे। ऑल्सो क्लोज टाइज विद चाइना, चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने चाहते थे। एंड एशियन नेबर्स, जो भी हमारे एशियन नेबर्स हैं उनके साथ भी। Primarily by non-alignment, Nehru meant not getting entangled with any military alliance. वो किसी भी तरह के मिलिट्री अलायंस में नहीं जाना चाहते थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आती है कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं होता, बल्कि नॉन अलाइनमेंट एक पॉजिटिव थॉट है। इट meant that India retained the independence of decision making on an issue that affected her interest. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है वो अपने डिसीजंस को खुद लेगा, ठीक है, कोई और उसको अफेक्ट नहीं करेगा। नेहरू ने अपनी डिप्लोमेसी कैसे की, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नेहरू हैड ग्रेट फेथ इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर सेंस ऑफ जस्टिस। इट वाज नेहरू हु हैड टेकन टू द यूएन द क्राइसिस क्रिएटेड बाय पाकिस्तान वॉर अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर इन 1948। सो इन 1948 व्हाट हैपेंड कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया। अब ये जो मुद्दा है ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। तो यहाँ पे वो नेहरू ही थे जो इस मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लेके गए। ऑल्सो ही हैड ग्रेट फेथ इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर सेंस ऑफ जस्टिस। सो द यूएन ऑर्डर्ड अ सीज फायर एंड आस्क्ड पाकिस्तान टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस। यूएन ने ऑर्डर किया सीज फायर और पाकिस्तान से कहा कि आप अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करें। द इंडियन पीएम हैड देन गिवन एन assurance to hold a plebiscite to decide as to whether Kashmiris desire to join India or join Pakistan. This brings out the faith Nehru had in the fairness of the UN. So students, हुआ ऐसा कि सरकार ने कश्मीरियों से खुद ही पूछ लिया, ठीक है, वहाँ पे जन आंदोलन टाइप का, जैसे जनता जो होती है ना वो आकर खुद बताएगी कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेबिसाइट। वो करवाया, जनता ने खुद आके बताया कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। नेहरू हैड मेंटेन क्लोज टाइज विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बाय अनेबलिंग द इंडियन रिपब्लिक एज अ मेंबर। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ भी नेहरू के अच्छे रिलेशंस थे। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देख पा रहे हैं नेहरू की डिप्लोमेसी की,
जो पहली चीज़ है वो कि उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे विश्वास था, उनके द्वारा दिए जाने वाले जस्टिस पे वो ट्रस्ट करते थे। ऑल्सो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ भी जुड़े हुए थे। एंड जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, जो ब्रिटेन है ना, स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगी कि जो ब्रिटेन है इट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू कश्मीर क्राइसिस। कश्मीर में जो भी क्राइसिस थी ब्रिटेन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। अब हम पढ़ेंगे कि नेहरू के जाने के बाद क्या हुआ फॉरेन पॉलिसी का। सो इन द 1960 वन मेजर क्वेश्चन दैट वाज वाइडली डिस्कस्ड वाज आफ्टर नेहरू हु, नेहरू के बाद कौन, सबसे बड़ा सवाल था। नेहरू डाइड इन 1964, लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम। सो नेहरू डाइड, नेहरू जी मर गए 1964 में, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें सक्सीड किया। His tenure was short as he died in Tashkent in January 1966. उनका जो टेन्योर है, जहाँ जितना उन्होंने राज किया है बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि वो मर गए थे, ठीक है, ताशकंद में। जब वो ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने गए थे विद अयूब खान, ही वॉज मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। अयूब खान वॉज द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। So in India's foreign policy, Shastri has to be remembered for a major change he brought about in shifting of emphasis from international events more to the immediate neighborhood of India. Shastri has to be remembered. हमें उन्हें याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? बिकॉज उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस किए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। जो शास्त्री हैं उनका फोकस रहता था इमीडिएट नेबरहुड पे। इमीडिएट नेबरहुड का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो हमारे पास के पड़ोसी देश हैं, हम उनके साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें विद इन साउथ एशिया। हाउएवर दिस परसीव वीकनेस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर इन, पर फिर भी हमारा 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। फर्स्ट इट वॉज इन द रन ऑफ कच्छ वेयर अ डिस्प्यूट वॉज क्रिएटेड टू क्लेम इंडियन टेरिटरी। द डिस्प्यूट वॉज रेफर टू आर्बिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। तो रन ऑफ कच्छ में वहाँ पे हमारी लड़ाई हुई। और एक जो मेजर क्राइसिस हमने कह सकते हैं कि शास्त्री जी ने फेस की, वो थी इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। अगर किसी भी प्रधानमंत्री के टेन्योर में वॉर आ जाती है तो वहाँ पे उसका जो कार्यकाल है वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाता है, ठीक है। उसकी पॉलिसी वगैरह सब बिगड़ जाती है, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। पर लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो वो तो वैसे ही ज़्यादा समय के लिए इंडिया के प्रधानमंत्री रह नहीं पाए थे। अब हम पढ़ेंगे मिस इंदिरा गांधी के टेन्योर के बारे में। ओके, सो मिस इंदिरा गांधी सक्सीडेड लाल बहादुर शास्त्री एज द पीएम। आफ्टर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द नेशंस पीएम. Indira Gandhi, after the 1970s elections, was able to consolidate her power in the country. 1970 के इलेक्शन के बाद ही इंदिरा गांधी अपनी पावर को पूरी तरह से कंसोलिडेट कर पाई थी कंट्री में. द मेजर पॉलिसी इवेंट इन हर टर्म वॉज द बांग्लादेश वॉर फॉट विद पाकिस्तान इन 1971. इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर, ठीक है, तो नहीं हुआ था, लेकिन किसका हुआ था? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का पाकिस्तान से वॉर हुआ. जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश दो हिस्सों में तो बटा, पर जो पाकिस्तान है उसके भी दो हिस्से हो गए. एक बन गया ईस्ट पाकिस्तान, एक बन गया था वेस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो बाद में उससे अलग हुआ था एक बड़ी वॉर के बाद. वो वॉर थी 1971 की वॉर, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे लड़ी गई थी. उसमें इंदिरा गांधी ने अच्छा खासा इंटरफेरेंस किया था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में. यहाँ पे हमें एक एग्रीमेंट की बात करनी है, जो कि सिमला एग्रीमेंट 1972 है. आपकी किताब में सिमला एग्रीमेंट ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी वही लिखा है. ओके, द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय साइनिंग द सिमला एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड भुट्टो. जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में एक सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि एंड था इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 का. ओके, 1971 वॉर एंड में पहुंच गई सिमला एग्रीमेंट में. तो अब ये एग्रीमेंट में ऐसा क्या था स्टूडेंट्स? सो अंडर द एग्रीमेंट बोथ द कंट्रीज रिजॉल्व टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशंस.
नेगोशिएट कर लेंगे, पीसफुली रिजॉल्व कर लेंगे अपने डिफरेंसेस को। They also agreed to respect each other's national unity and territorial integrity and not to assist or encourage any acts which could affect the maintenance of peace in the region. तो कहने का मतलब ये है कि शिमला एग्रीमेंट 1972 में उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे कि हम दोनों कंट्रीज़ में से किसी का भी जो पीस है वो अफेक्ट हो। Apart from these expressions of idealistic thought in concrete terms, Pakistan regained all its territories lost in West Pakistan in the war and also secured freedom from prisoners of war taken in Bangladesh. पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, उसने जितनी भी टेरिटरीज खो दी थी वो उसको वापस मिल गई। इंदिरा गांधी के बाद अब हम लास्ट में बात करेंगे राजीव गांधी के बारे में। स्टूडेंट्स, राजीव गांधी का जो टेन्योर है वो भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं था। इनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। राजीव गांधी एंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। As Indira Gandhi inherited Afghan crisis from previous government, her successor Rajiv Gandhi inherited, so to say, an ethnic crisis in Sri Lanka, which began in a way in 1983. But Mrs. Gandhi had handled the crisis as disinterested mediator between Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE. Okay. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे इंदिरा गांधी को अफ़गान क्राइसिस मिला था वैसे ही राजीव गांधी को श्रीलंका में एथनिक क्राइसिस मिल गया। ओके, यहाँ पे क्या क्राइसिस थी? वो लोग डिमांड कर रहे थे सेपरेट तमिल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका। श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे जो तमिल लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें अलग से एक तमिल स्टेट बना के दिया जाए। बट अंडर राजीव गांधी द क्राइसिस टुक अ टर्न फॉर द वॉर्स। कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, पर क्या हो गया? डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, ब्लड बिटवीन ऑल साइड्स, झगड़ा हुआ। सो एज अ रिजल्ट LTT प्लॉटेड एंड अ ह्यूमन बॉम्ब असैसिनेटेड राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा 21 मई 1991 को। Later, the same forces were also responsible for assassinating President Premdas. So, student, ये था हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उन टॉपिक्स को भी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।